कि लॉयर्स बहुत सारा पैसा कमाते हैं जो हमें दिखता है। रेट कार्ड कभी किसी का बहुत वायरल हो जाता है। वर्कर को 700 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, तो हो सकता है ऐसे भी लॉयर्स हो जो 700 रुपये भी ना कमा सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे काफ़ी लॉयर्स ऐसे हैं जो 60 साल की उम्र के अंदर लॉ पास करके आते हैं। अगर 28 साल की उम्र में पेपर देने की सोचोगे तो इस लाइफ में सेटल कब हो गए, और ये सोच रहे हो, कन्फर्मेशन तो ना कि आपका जुडिशरी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो ही जाएगा। बच्चे जो हैं जुडिशरी को छोड़ के इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या करियर ऑप्शन जो है चूज़ करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि जुडिशरी में तो अभी करियर थोड़ा ग्लूमी दिख रहा है अनटिल कुछ चमत्कार हो जाए। बच्चों को किधर की तरफ देखना चाहिए, कौन सा करियर और ऑप्शन जो है चूज़ करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम लॉयर या जुडिशरी? तो एक शायद फेमस करियर ऑप्शन जो वुमेंस के लिए रहेगा वो रहेगा हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों, भारत को अपॉर्चुनिटीज़ का देश माना जाता है, जहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इंजीनियरिंग में, आप देखिए टीचिंग में, एक उस प्रोफेशन की आज हम बात करने वाले हैं जहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ तो है लेकिन कंपटीशन कट थ्रोट है। उसके स्कोप के बारे में आज जानेंगे। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं करण सर। वेलकम करण सर। थैंक यू सर। सो करण सर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और वो पढ़ाते भी हैं। तो आज हम उनसे लॉ एज अ करियर ऑप्शन पूछना चाहेंगे। तो करण सर, पहले एक बार अपने बारे में हमें बताइए। सर, मैंने जो लॉ करी थी, जो कंप्लीट हुई थी मेरी लॉ 2018 में हुई थी, और उसके बाद से ही दिल्ली की कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब लॉ वाले बच्चों को ये जानने में बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे फादर जो है वो भी एक लॉयर थे। तो फॉर्चुनेटली मैं एक सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ, और शायद ये पॉडकास्ट ज़्यादातर वो बच्चे देख रहे होंगे जो कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। और दोनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर, जिसमें हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर के जो चैलेंजेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और सेकंड जनरेशन लॉयर जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। सो सर, लॉ एज अ करियर ऑप्शन कैसे देखा जाएगा? सर, बहुत बोला जा सकता है कि काफ़ी लोगों ने इस करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है, लेकिन इस करियर ऑप्शन के अंदर एक सेंटेंस में बोलूँगा कि पहला करियर ऐसा होगा जिसमें आपको एक जंगल में छोड़ दिया जाता है और फिर आपको खुद वहाँ पर शिकार करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हिरण बनते हो या शेर बनते हो। सर, जब भी हम लॉ एज ए करियर ऑप्शन देखते हैं तो लॉयर ही दिमाग के अंदर आता है। क्या ये सच है? क्या केवल एक ही अपॉर्चुनिटी, एक ही डायरेक्शन के अंदर हम जा सकते हैं, या मल्टीपल डायरेक्शंस हैं जो स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं? सर, 2 मिलियन लॉयर्स ऑलमोस्ट है इंडिया के अंदर, लगभग 20 लाख लॉयर्स। ज़्यादातर बच्चे जो लिटिगेशन फील्ड में जाते हैं, प्रिजम्पशन यही रहते कि हम जाएंगे, लिटिगेशन प्रैक्टिस करेंगे, लॉयर्स बनेंगे। उनको बहुत कहते हैं ना कि मूवीज़ देख देख के जो लॉयर की जो फील्ड है वो बहुत लुभाती है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, ये फील्ड में चूज़ करूंगा। लेकिन सच बात तो ये है कि इतना कंपटीशन उस लाइन में बढ़ गया है, और इतने मिथ्स हैं। क्योंकि बोला जाता है कि जब आप एक लॉयर बनते हैं तो शुरू के 5 साल ना ही आपके पास कोई केस होगा, ना ही आपके पास पैसे होंगे। नेक्स्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास केस होंगे, पैसे नहीं होंगे। और उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करें तो केस भी हों, पैसे भी होंगे। और अगर मैं उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात कर लूँ तो केस होना हो, पैसे ज़रूर होंगे आपके पास। तो इस फील्ड के अंदर जैसे हम कहते हैं कि हर करियर ऑप्शन जब हम चूज़ करते हैं तो 2 चीज़ें हम देखते हैं कि कितना पैसा आप कमा सकते हैं, और दूसरा कितनी लंबा आपका करियर जो है रह सकता है। जैसे हम एक स्पोर्ट्स पर्सन को कंसिडर करें, अब अगर हम MS धोनी की भी बात करें तो MS धोनी का जो करियर है 30-40, या ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन्स का करियर जो है 40 तक की एज के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस करियर के अंदर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 30-35 ईयर से तो आपका जो करियर, जो बूम जो है वो आपका शुरू होता है, और इसकी लिमिट कोई नहीं है। तो मतलब जब तक आप हैं तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जो है चला सकते हैं। काफ़ी लॉयर्स आप देखेंगे 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स के भी आपके प्रैक्टिस करते हैं। तो सर, जैसे आपने स्टेजेस बताई हमें, लॉयर्स की इतनी स्टेजेस होते हैं जहाँ पे पैसे नहीं होते हैं, फिर पैसे होते हैं, काम है, पैसे हैं, वो स्टेजेस आपने बताई। तो मेरे जनरली दिमाग में एक ही मिथ आ रहा है कि लॉयर्स बहुत सारा पैसा कमाते हैं जो हमें दिखता है। रेट कार्ड कभी किसी का बहुत वायरल हो जाता है, या और भी जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनका एकदम से रेट कार्ड आता है इंस्टाग्राम के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया पर, वो बहुत वायरल होता है। तो वहाँ से ऐसा लगता है कि अच्छा, ये तो फील्ड बहुत अच्छा है जहाँ पे इतने सारे पैसे कमा सकते हैं। तो सर, क्या ये मिथ है या सही में रियलिटी है? प्रोड्यूसर साहब जो हैं एक बार रेट कार्ड यूट्यूब पे दिखा देंगे कि किसका था किसका नहीं था, वो तो खैर बाकी लोग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या टॉप 1% भी ऐसे लोग हैं जो इतने पैसे कमा पाते हैं?
बाकी परसेंटेज तो हम भूल जाते हैं कि 99% ऐसे लोग हैं जो शायद इस लाइन के अंदर सस्टेन ही नहीं कर पाते। रियलिटी के अंदर यस, कुछ लॉयर्स ऐसे हैं जो शायद एक दिन का या एक महीने का 1 करोड़ से ऊपर कमा लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लॉयर्स ऐसे भी हैं जो शायद लेबरस वर्क होता है, दिन की जो दिहाड़ी होती है, अगर मैं बोलूँ एक वर्कर को 700 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, तो हो सकता है ऐसे भी लॉयर्स जो 700 रुपये भी ना कमा सकते हों। क्योंकि सर इसमें पैरिटी जो है बिल्कुल अलग है, इनइक्वालिटी जो हम कहते हैं, कुछ लॉयर्स के लिए तो बहुत हैं, लेकिन बाकी लॉयर्स के लिए इतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता अनलेस आपके पीछे बैक हो, अनलेस आप सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन लॉयर हैं। ऐसा क्यों है सर? मतलब मान लीजिए मैं बडिंग लॉयर हूँ, मुझे करियर ऑप्शन देखना है, मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, मैं टीचिंग नहीं करना चाहता, मुझे लॉयर बनना है, तो क्या मैं इस चीज़ के लिए मोटिवेट रहूँ या डीमोटिवेट हो जाऊँ कि यहाँ पे मतलब बहुत समय मुझे बिताना पड़ेगा जब तब जाके मैं एक अच्छा खासा पैसा कमा सकूँगा? सर लिटिगेशन जो प्रैक्टिस है ना कोर्ट्स में, अब देखिए आपकी 3 लेवल पे कोर्ट्स देखिएगा। एक तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक आपकी हाई कोर्ट है, एक आपके सुप्रीम कोर्ट है। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं कि ये प्रोसीजर आप कहाँ सीख सकते हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आप सीख सकते हो। हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर असेंशली जो मैटर्स होते हैं वो आर्ग्यू करने के मैटर्स आपके होते हैं। अब डायरेक्टली आप सपोज़ करो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी उम्र 60 साल की है, आपकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू सपोज करो एक फ्लैट है 2.5 करोड़ रुपए का, क्या आप ऐसे व्यक्ति को केस दोगे जो अभी अभी प्रैक्टिस करके आया है? बिल्कुल नहीं देंगे। तो आप उसको केस ही नहीं दोगे। तो हमारे सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम तो यही है, आप चाहते हैं कि लॉयर प्रोग्रेस करे, लेकिन केस आप सिर्फ उसी को दोगे जिसके शायद बाल वाइट हो गए हैं, जिसको एक्सपीरियंस है। जिसको एक्सपीरियंस है। लेकिन ये बहुत दिक्कत वाला काम है, क्योंकि हमेशा बूढ़ा होना ये एक्सपीरियंस की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। अब अगर आप देखेंगे काफ़ी लॉयर्स ऐसे हैं जो 60 साल की उम्र के अंदर लॉ पास करके आते हैं, अब उनको आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या वो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है या वो अभी भी फ्रेश ग्रेजुएट है। तो एक्सपीरियंस तो सरकमस्टांशियल होता है। एक हो सकता है कि जो यंग लॉयर हो उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, एक हो सकता है कि थोड़ा एजेड लॉयर हो उसके पास कम एक्सपीरियंस हो। अब प्रॉब्लम यही है कि सपोज़ करो आप फ्रेश ग्रेजुएट में हूँ और मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास कोई भी फादर के किसी भी की जने की बैक नहीं है। फर्स्ट काम मैं करूँगा कि मैं इंटर्नशिप ढूंढने की कोशिश करूँगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अगर मेरे को जाना भी है तो पहली बात मुझे थोड़ी बहुत जान पहचान तो चाहिए, थोड़ी बहुत नेटवर्किंग तो चाहिए। जैसे आपके पापा के फ्रेंड जो है लॉयर हैं, तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लॉयर तो वो आसपास कोई रेफ़र कर देंगे आपको, वहाँ जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं हैं और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो इंटर्नशिप ढूंढने के लिए, अब एक प्राइवेट वकील जो खुद ही कम कमा रहा है तो आपको कितनी इंटर्नशिप दे देगा? आपको सुन के हैरानी होगी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक इंटर्न को कह लीजिए या एडवोकेट को जो फ्रेश ग्रेजुएट है उसको 5,000 महीना दिया जाता है कि आप हमारे ऑफिस में काम कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको सैलरी दिया जाएगा, इतना पैसा दिया जाएगा, इतना तो आने जाने में लग जाएगा। इतना आने जाने में लग जाता है। वो कहता है कि मैं मेट्रो की पार्किंग भरता हूँ, मेरा 3,000 लग जाता है, मेट्रो में आता हूँ मेरा 2,000 लग जाता है, पैसा ख़त्म। खाने के लिए पैसा नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि आपको अगर इस फील्ड में ये सोच के आते हो कि मुझे पैसा मिलेगा, तो वो तो सर बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में किसी अच्छे एडवोकेट के अंडर हो, किसी अच्छी लॉ फर्म में की केसेस आपके पास है, तब आपका इस फील्ड के अंदर भला हो सकता है, तब आप अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके सीनियर के पास, उस लॉ फर्म के पास कितने केसेस हैं। सर जुडिशरी अभी बहुत न्यूज़ में था, एक और करियर ऑप्शन है एज अ जुडिशियर, मतलब एज अ जज, अभी वो काफ़ी न्यूज़ के अंदर था सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की वजह से। तो सर उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सर देखिए, जुडिशरी जो है एक टॉप, अगर मैं बोलूँ करियर ऑप्शन के तरीके से हम सोचते थे कि है, और इतने पर्क्स मिलते, इतने बेनिफिट मिलते, रिस्पेक्ट मिलती है और आपको सेवा करने का मौका भी मिलता है, तो आपके लिए टॉप करियर ऑप्शन वो था। लेकिन अभी सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जो है जुडिशरी का पेपर नहीं दे सकता, उसको कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए। अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं। हाँ, ये भी है कि जजेस के द्वारा हम कोर्ट में जब देखते हैं तो कोई नया जज अगर आ गया है और उसको प्रोसीजर के बारे में ही नहीं पता, तो हो सकता है कि वो सही से डिसीजन ही ना दे पाए, उसको टाइम लगता है डिसीजन देने में, केस डिसाइड करने में, वो बातें ठीक है। लेकिन अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट की नज़र से सोच के देखें, अब नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूँगा कि LLB जो डिग्री है
क्या वो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है? तो हम सभी को पता है वो ग्रेजुएशन है सिर्फ, लेकिन उससे पहले आप बीकॉम पहले कर चुके होते हैं। मतलब इफ़ेक्टिवली आप 2 ग्रेजुएशन करते हैं। एक आपने बीकॉम करी होगी 3 साल की, फिर आप 3 साल की लॉ करेंगे, फिर 2 साल की LLM करेंगे। 18 साल से सर जोड़ते जाइए, कितने हो गए हमारे पास? तो ये अगर कम से कम भी मैं अगर मान लूँ 5 साल का अगर आपका कंबाइंड कोर्स होता है, इसमें आपको BA LLB कराई जाती है, प्लस 2 साल और तो 7 साल, तो मतलब लगभग 25 साल की उम्र के अंदर आप सिर्फ कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं। और उसके बाद आप बोलो कि 25 साल के बाद जाओ 3 साल का एक्सपीरियंस और लेके आओ, उसके बाद आप जुडिशरी की कुर्सी पे अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर पाओगे? तो मतलब 28 साल की उम्र के अंदर आप पेपर देने की सोचोगे? अगर 28 साल की उम्र में पेपर देने की सोचोगे तो इस लाइफ में सेटल कब होगे? और ये सोच रहे हो, कन्फर्मेशन तो ना कि आपका जुडिशरी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो ही जाएगा। तो मतलब 28 साल की उम्र तक आप क्या उस दुविधा के अंदर रहोगे कि मैं क्या करियर ऑप्शन चूज़ करूँ, क्या करियर ऑप्शन चूज़ ना करूँ? तो सर ये एक मेजर चैलेंज रहा है जब तक हम जुडिशरी एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। और यही वजह है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जुडिशरी को छोड़ के इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या करियर ऑप्शन जो है चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल सर मेरा यही है, जैसे आपने बताया कि जुडिशरी में तो अभी करियर थोड़ा ग्लूमी दिख रहा है, अनटिल कुछ चमत्कार हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए, तो अभी बच्चों को किधर की तरफ देखना चाहिए, कौन सा करियर और ऑप्शन जो है चूज़ करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम लॉयर या जुडिशरी? सर देखिए, करियर ऑप्शंस तो काफ़ी हैं इस लीगल फील्ड के अंदर। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इतने करियर ऑप्शंस हैं कि शायद हमें नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लॉयर्स भरे पड़े हैं। आप रोड पे जाइए और आज जाके एक बार चेक कीजिएगा कि कितनी गाड़ियों के पीछे लॉयर्स का स्टिकर लगा हुआ है। आप समझ जाओगे कि हमारी कंट्री के अंदर कितने लॉयर्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि लॉ कर लेते हैं, आपने बार काउंसिल की डिग्री ले ली, AIB का एग्ज़ाम पास कर लिया और आप लॉयर बन गए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि उसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और जैसे अगर आप बैंक्स में काम करना चाहें, बैंक्स में आप लीगल ऑफिसर बनना चाहें, तो एक एग्ज़ाम होता है IBPS SO लीगल ऑफिसर का, उस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सेबी के साथ काम करना चाहते हैं तो सेबी लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आती है, उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। लीगल ऑफिसर की तरह आपको काम करना होगा। फिर आपका RBI का लीगल ऑफिसर होता है। आप उन एग्ज़ाम्स को, हर साल ये एग्ज़ाम्स होते हैं, आप इनको क्वालिफाई करके अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह इनको देख सकते हैं। फिर आपका APP APO का पेपर होता है। APP मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसके अंदर आप सरकारी वकील बनते हैं। जैसे 2 पार्टीज़ होते हैं ना, एक अगर मैं क्रिमिनल केस की बात करूं तो क्रिमिनल केस का नाम होगा स्टेट वर्सेस, जैसे आपका नाम अश्वनी है तो स्टेट वर्सेस अश्वनी। अश्वनी तो वो हो गया जो आपका अक्यूज, जिसके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन जो सरकार है जो आपको प्रोसिक्यूट करने का काम कर रही है, उसकी तरफ से जो वकील होगा उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, उसमें भी आप पेपर दे के पास हुआ तो ये तो UPSC के द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाता है। काफ़ी प्रोमिनेंट एग्ज़ाम ये भी माना जाता है। वुमेंस के लिए अगर बात करें, क्योंकि देखा गया कि लिटिगेशन के अंदर या वुमेंस के लिए भी थोड़ा देखा जाता है, फैमिली के अंदर भी और वैसे भी, कि क्या करियर ऑप्शन आप लॉ के अंदर चूज़ कर सकते हैं। तो एक शायद फेमस करियर ऑप्शन जो वुमेंस के लिए रहेगा वो रहेगा एकेडमिक्स का, जिसके अंदर आप UGC नेट लॉ का सर पेपर दे सकते हैं। फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड होते हैं और आप उसका एग्ज़ाम पास करके आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। काफ़ी लोग तो UGC नेट एग्ज़ाम का वेट भी करते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी हम वेट करेंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो। मेरे हिसाब से वेट भी नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं कि आप अगर उनको अप्लाई आप करते हो वहाँ पर जाके और कहते हो कि मैंने UGC नेट लॉ का एग्ज़ाम पास किया है, तो वो आपको ऑन द स्पॉट रख भी लेते हैं। तो आप इस तरीके से भी उनको अप्रोच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम का ही वेट करें। और क्या जो हमारी एकेडमिक्स की लाइन है, क्या वो यूनिवर्सिटी तक सीमित है या उसके आगे भी कुछ है? आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अगर हम बात करें, रिसर्च की बात करें, अगर हम रिसर्च की बात कर सकते हो। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जॉब्स होती हैं, वहाँ पर बात कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जाके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। सर एक आखिरी सवाल है, एक आप कोई इंटरेस्टिंग केस अपनी लाइफ के अंदर बता सकते हो तो कि ये केस था, और स्टूडेंट्स जो लॉयर हैं, एस्पायरिंग लॉयर हैं, उनको समझा सकते हो उस केस के बारे में? सर केस के फैक्ट्स पूरी तरीके से बताना तो मुझे लगता है कि गलत हो जाएगा,
लेकिन चलो मैं 2 केस के बारे में बताता हूँ। एक हैरानी होगी केसेस सुन के आपको। एक चलो फ्रॉड के केस के बारे में बताता हूँ। दोनों फ्रॉड के ही केसेस है, लेकिन अलग अलग एस्पेक्ट के अंदर है, और 2 फील्ड को मैं कनेक्ट भी करूँगा इसके अंदर। एक तो आपकी लीगल लिटिगेशन की फील्ड हो गई, और एक मैंने आपको एग्ज़ाम बताया था IBPS SO लीगल ऑफिसर, वो वाली फील्ड हो गई। तो दोनों में एग्ज़ाम्स को एक बार लिंक भी करके दिखाता हूँ। सपोज़ करो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी बैंक से, और बैंक से आपने लोन लिया। तो बैंक से जब आप लोन लेते हैं प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके, और अगर आप लोन नहीं चुका पाते, तो बैंक के पास बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले वो CMM के पास जाके एक छोटी सी एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा कि मुझे प्रॉपर्टी का पोजीशन दिलवाया जाए, और उस एप्लीकेशन फ़ाइल होने से ही लगभग 1 महीने के अंदर ही बैंक आपसे पोजीशन ले लेता है प्रॉपर्टी का। 2 नोटिस आपको सर्व करने होते हैं, 13(2), 13(4) सरफेसी एक्ट का, और डायरेक्टली आपसे पोजीशन ले लिया जाता है। हम सुनते आए हैं ना कि आपका जब लिटिगेशन में जाते हो तो सालों साल लग जाते हैं, केस ख़त्म नहीं होता, लेकिन सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक के पास इतनी पावर है कि आपसे उसी समय पोजीशन ले सकती है और आपकी प्रॉपर्टी सेल करा सकती है। और अगर आपको इसमें स्टे चाहिए तो आप नॉर्मल कोर्ट्स में आप नहीं जा सकते। नॉर्मल कोर्ट्स की पावर नहीं है इन केसेस के अंदर। रादर जो DRT होती है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वहाँ पर जाके आपको केस फाइल करना पड़ेगा। अब एज अ DRT के अंदर आप केस फाइल करते हैं, नॉर्मल कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं, तो आपको लिटिगेशन प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका एक लॉ का एस्पेक्ट, लीगल लाइन का आपका एस्पेक्ट आ गया। जो सरफेसी की प्रोसीडिंग्स बैंक के द्वारा करी जाती है, जिसके अंदर पोजीशन लिया जा रहा है, प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है, फिर उसके बाद 13(2), 13(4) का नोटिस दिया जाएगा, पब्लिक ऑक्शन कराया जाएगा बैंक के द्वारा। तो जो IBPS SO लीगल ऑफिसर की मैंने बात करी थी, जो बैंक के अंदर होते हैं, वो ये काम करते हैं। तो दोनों लाइन आपकी यहाँ पर लिंक्ड रहेंगी। एक केस सर थोड़ा विवादित थोड़ा केस रहेगा, शायद काफ़ी लोगों के द्वारा बोला जाता है कि क्या FIRs जो होती हैं कितनी सच होती हैं, कितनी झूठ होती हैं, स्पेशली मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर। जब एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड के खिलाफ FIR कर देती है, क्या उसमें सच्चाई है या नहीं है? सर एक केस ऐसा है कि वाइफ जो है ओपनली इन्वॉल्व है एक किसी और व्यक्ति के साथ, अडल्ट्री के अंदर है, और उसके हस्बैंड को भी पता है, और उस वाइफ को तो पता ही है। उस वाइफ ने अपने हस्बैंड के घर पे कब्ज़ा कर रखा है और उस घर में रह रही है। हस्बैंड बेचारा कोर्ट में जाता है, कहता है कि ये वाइफ तो एडल्ट्री में रह रही है, इसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। अब सपोज़ करो उस हस्बैंड की जो सैलरी है दैट इज़ 3 लाख पर मंथ। अब कोर्ट में जब वो वाइफ केस डालेगी आपके खिलाफ इंटरिम मेंटेनेंस का, तो उसके अंदर आप एलिगेशन लगा रहे कि नहीं नहीं ये वाइफ तो अडल्ट्री के अंदर रह रही है, ये तो देखो मेरे पास प्रूफ भी है इसका। लेकिन कोर्ट क्या मेंटेनेंस देगी या नहीं देगी? अब 125 CRPC के अंदर अगर हम बात करें तो आपके पास ग्राउंड तो है कि अगर वाइफ अडल्ट्री के अंदर इंगेज्ड है तो उस मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये तब है जब मेंटेनेंस आपकी डिसाइड हो जाए। अब 2 बातों में फ़र्क समझेगा, एक तो फाइनल मेंटेनेंस आपकी हो गई, एक आपकी इंटरिम मेंटेनेंस हो गई। इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब है जो केस के दौरान आपको मिलती रहेगी जब तक फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड नहीं की जाती, और इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करने के अंदर ही आपको 1.5-2 साल लग जाते हैं। अब वो बेचारा हस्बैंड जो है कोर्ट के सामने प्ली करता है कि देखो ये तो अडल्ट्री के अंदर रह रही है, और वाइफ भी सपोज़ करो डिनाई नहीं कर रही, ओपनली कोर्ट में तो खैर कर रही है, लेकिन वैसे बाहर नहीं करते, बाहर कहते कि मैं अडल्ट्री के अंदर रह रही हूँ, फिर भी कोर्ट उसको मेंटेनेंस ग्रांट कर देगा, क्योंकि बोलेगा कि भाई आपकी ड्यूटी बनती है इसको मेंटेन करने की। आप एक काम कीजिएगा, ये सारी चीज़ें ट्रायल में लेके आना, बाद में प्रूव करना, लेकिन अभी तो मेंटेनेंस दो, वो चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। तो ये हमारे लॉ की एक दुविधा भी है जो शायद समाज के अंदर प्रेवलेंट है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, एंड आई होप जो लॉ के एस्पिरेंट्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको भी अच्छा लगा होगा। करण सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एज अ करियर ऑप्शन उन्होंने बताया, मल्टीपल करियर एस्पेक्ट्स उन्होंने बताए, आपको लॉयर के बारे में उन्होंने बताया, जुडिशरी का ऑप्शन बताया उन्होंने, देन मल्टीपल जो गवर्नमेंट रेगुलेटरीज बॉडी होती हैं, सेबी हो गया, IBPS हो गया, तो इनके भी उन्होंने ऑप्शंस बताए। UGC नेट एग्जामिनेशन भी हो गया कि आप क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई डाउट हो तो, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।